Hey guys, I hope my previous session of chapter number 17 was helpful for you. Now I am coming up with chapter number 18 of consolidation, and today we will be covering the most important concepts of consolidation. Guys, इसी के ऊपर ही consolidation जो है based है, and if you can't understand the consolidation का ये वाला chapter, then you will be facing difficulties in the later on chapter. So please इस वीडियो को बार बार देखना अगर एक बार समझ नहीं आता है, एंड देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स और ऑन माय इंस्टाग्राम पेज एज वेल। सो गाइज, ये चैप्टर जो है कंसोलिडेशन का, इसमें हमारे बेसिकली वर्किंग नोट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एंड आई रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लर्न वर्किंग नोट्स बाय नंबर वाइज, बिकॉज उससे क्या होता है कि एग्जाम में हमें कंफ्यूजन नहीं होती है। ऑल्दो एसीसीए ने हमें ऐसा कुछ रेकमेंड नहीं किया है कि आपको उस वर्किंग नोट्स का सीक्वेंस वैसे ही रखना है, बट फ्रॉम माई ओन टाइम्स टू माई होल एसीसीए जर्नी एंड माई स्टूडेंट जर्नी, मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ टू follow the sequence of working notes and you will be feeling की easiness है। सो गाइस, ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दैट मीन्स कि हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बेसिकली अब हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो होता है, एंड हमने कल भी डिस्कस किया था, दैट सारे एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी जो है हम ऐड करते हैं हमारे ग्रुप की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। एंड जो हमारी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, दैट मीन्स कि मैंने आपको कोई सेल किया या मैंने आपसे कुछ परचेज किया, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी से या सब्सिडरी कंपनी ने पेरेंट कंपनी से, देन दोस ट्रांजैक्शन आर एलिमिनेटेड। जस्ट क्या होगा कि कोई भी अमाउंट इंक्लूडेड जो है उसके बीच में हमारे पास पर्प या उसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट होती है, वो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट हम करेंगे, एंड आई विल बी टेलिंग यू कि वो सब होता क्या है। Intra-group transactions are excluded. Example, receivable and payables are shown on the consolidated statement of financial position. Only include the amount owed from and टू फ्रॉम द थर्ड पार्टीज। सिर्फ और सिर्फ हम कौन से दिखाते हैं? थर्ड पार्टीज, बट आपस में कोई की गई ट्रांजेक्शन हम नहीं दिखाते, बिकॉज हम जो है यहाँ पर क्या फॉलो करते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक सब्सटेंस देखते हैं, इकोनॉमिक रियलिटी देखते हैं, एंड इकोनॉमिक रियलिटी के अकॉर्डिंगली पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज आर सेम इन केस ऑफ ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो, जब भी हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, इसका मेथड क्या होता है? अगर बात हो रही है सिंगल सब्सिडरी, गाइस आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एक एक सब्सिडरी भी आ सकता है, एक से ज्यादा सब्सिडरीज भी आ सकती है। ट्रीटमेंट जो होगा वो हमारा सेम ही चलेगा बोथ केस में। Investment in subsidiary as shown in parent statement of financial position is replaced by the net asset of S। अब ये क्या है, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी कि क्वेश्चन हमारे पास कैसे आता है, एंड देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। अब देखो गाइस, इस पॉइंट का मीनिंग क्या है कि देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या होगा, दो बैलेंस शीट होंगी, एक बैलेंस शीट होगी पेरेंट कंपनी की, एक बैलेंस शीट होगी आपकी सब्सिडरी कंपनी की, जस्ट लाइक इलिस्ट्रेशन नंबर 1। एंड देन आप देख रहे होंगे कि पी की पेरेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में आपको क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट इन एस एट कॉस्ट। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी बाद में, उसमें क्या होगा कि जो ये मेरी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है ना, अब ये एलिमिनेट हो जाएगा, एंड उसके बदले हम सिर्फ सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट जो है वो हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन में शो करेंगे। And then the cost of investment in S is effectively cancelled against the ordinary share capital and reserves in S, leaving the goodwill as a balance। अब जो ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, ये कैसे कैंसल आउट होगी? हम वर्किंग नोट बनाते हैं, एंड वर्किंग नोट में हम गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन क्या होगा कि मैंने आपकी कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी कंपनी के शेयर के साथ सेट ऑफ हो जाएगी, एंड आई विल बी जस्ट हैविंग अ बैलेंस ऑफ गुडविल। Now, this produces a consolidated statement of financial position showing। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, मेरे पास consolidated बैलेंस शीट आएगी। दैट मीन्स कि उस बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होगा, नेट एसेट ऑफ द होल ग्रुप, यानी कि पेरेंट के और सब्सिडरी के दोनों के नेट एसेट हमारे पास अवेलेबल होंगे। शेयर कैपिटल ऑफ द ग्रुप, दैट मीन्स कि शेयर कैपिटल में ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ याद रखना गाइस, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन मींस कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि ये पी कंपनी ने इस कंपनी को अपने खुद के शेयर्स इशू किए हैं,
अगर ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स नॉर्मल कंसोलिडेशन के रिगार्डिंगली इंफॉर्मेशन है, तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन में कंसोलिडेशन के बाद सिर्फ और सिर्फ पी कंपनी का शेयर कैपिटल, फे कंपनी का शेयर प्रीमियम आएगा, बाकी जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ कंपनीज के आएंगे। रिटेन्ड अर्निंग कंप्राइजिंग प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ग्रुप। अब देखो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, हमारे बचे कुचे प्रॉफिट सारे जो कि अब तक के कलेक्टिवली होते हैं, वो जो होते हैं ग्रुप के, दैट मीन्स कि पी का सारा ही आएगा बिकॉज पी जो है स्टार्टिंग से ही था। एंड एस का पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड प्रॉफिट, दैट मीन्स पोस्ट एक्विजिशन का मतलब कि एस को अक्वायर करने के बाद के एस के सारे प्रॉफिट हमने उसमें इंक्लूड करने हैं। अब ये सब इंफॉर्मेशन जो है आपको प्रैक्टिकली जो है आप करोगे तब आपको पता चलेगी। सो गाइज अब स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से। क्या इन्फॉर्मेशन है, कहते हैं मेरे पास दो बैलेंस शीट्स हैं, एक पी की और एस की। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2004। नॉन करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, करंट लायबिलिटीज। गाइज एक बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमें कंसोलिडेशन के, वैसे तो पूरे ही एफआर में हमें इन क्वेश्चंस में डेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, सो डेट्स को इग्नोर नहीं करना है। सो पी ने अक्वायर किया 100% ऑफ शेयर्स इन एस ऑन 31 दिसंबर 2004 एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। सो पी ने क्या किया है, एस को अक्वायर किया है, कितने का, 100% एक्वायर किया है, कब किया है, 50,000 के कॉस्ट पे, राइट गैस। तो अब इस केस में देखो कि मेरी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 50 की थी, एंड मैंने अक्वायर भी किया है 50,000 पे। सो ये इन्फॉर्मेशन सेम है, बट ये अगर मेरे पास ऊपर बैलेंस शीट में नहीं है तो मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन देखनी है, नीचे नहीं है तो ऊपर है। सो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, सब क्वेश्चन सेम जैसे नहीं आएंगे हमारे पास। सो प्रिपेयर करनी है मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। सो ऐसा अगर इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, सो इसकी अगर मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन बनानी हो, दैट मीन्स की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। देन दैट इज 000। अब देखो मेरा जो नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट, सो नॉन करंट एसेट में नॉर्मली पी एंड एस का करूंगी ऐड, दोनों का ही टोटल आएगा, दैट विल बी 110। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इन एस है ये एलिमिनेट हो जाएगी बिकॉज दैट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ गुडविल एंड बाकी सारी चीजें इस वाले क्वेश्चन में नहीं है हमारे पास, बिकॉज जितने की कॉस्ट थी उतने का ही मैं एसेट को लेके जा रही हूँ, इस रीजन के कारण हमारे पास गुडविल की सिचुएशन नहीं आएगी। बट यस बाद में जो है हम गुडविल का केस भी करेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, करंट एसेट्स। एसेट्स हमने कहा है सारे के सारे दोनों के पी एंड एस के दोनों के ही ऐड करने होते हैं। सो दैट विल बी मेरे एसेट साइड का टोटल। देन उसके बाद शेयर कैपिटल, जैसे कि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि सिर्फ एसेट सिर्फ और सिर्फ पी कंपनी के आएंगे, एस के नहीं शो करने हमने शेयर कैपिटल। अगर एक ऐसा सिनारियो आ जाए कि यस आपके पास इंफॉर्मेशन में लिखा हो कि मैंने आपकी कंपनी के शेयर्स एक्वायर किए एंड इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन जो मैंने आपको पेमेंट करनी थी, पेमेंट करने के लिए आपको मैंने कैश के बदले आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए, उस वाले सिनारियो में जितने शेयर्स दिए उसकी कैलकुलेशन को हम देखेंगे एंड देन वी विल बी एडिंग टुगेदर इन द शेयर कैपिटल। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल किसकी आएगी, पी की ओनली। सो इस वाले केस में 100 ओनली। रिटेन्ड अर्निंग क्या होते हैं, पेरेंट और सब्सिडरी के दोनों के, पी के स्टार्टिंग से, राइट, एंड एस के जो है पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो इस वाले सिनारियो में क्या है, मैंने कब एक्वायर किया है, 31 दिसंबर 2004 को। सो दैट मीन्स कि मैंने ईयर एंड में किया है, आखिरी दिन एक्वायर किया, सो पोस्ट एक्विजिशन वाला पीरियड नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इस केस में हमने जो है एस की रिटेन अर्निंग ऐड नहीं की है, अदरवाइज ये ऐड होती हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये क्यों नहीं किया गया मैम, आपने तो बोला था। एंड देन करंट लायबिलिटीज जो है पी एंड एस दोनों की ही होती हैं, राइट। सो इससे क्या हो जाएगा, हमारा टोटल आप लोग जो है टैली करेंगे, सो ये टोटल हमारे जो है मैच हो जाएंगे। सो सिर्फ इस वाले सिचुएशन में हमने रिटेन अर्निंग नहीं ली है, इसकी रीजनिंग ये है, अदरवाइज हम रिटेन अर्निंग इसकी भी लेते हैं, पोस्ट एक्विजिशन वाली लेते हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड यू कि यस हमें डेट्स का खास करके यहाँ पर ध्यान देना है। सो गाइस अब बात करते हैं बेसिक, यही होती है मेरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसे ही बनती है। सो दैट वाज अ वेरी बेसिक, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा आपको।
अब ये कंसोलिडेशन का प्रोसेस चलता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ कंसोलिडेशन। देखो आपने जो है F3 में भी थोड़ा सा बेस किया होगा, नहीं किया हुआ तो रिवाइज योर बेस। सो बेसिकली अब इसमें हमारे पास, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वर्किंग नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो मेक इट श्योर कि आप वर्किंग नोट करना मत भूलें। एंड अगर इफ यू आर अपियरिंग ऑन अ सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड आपके पास वहां पर पेन पेपर की फैसिलिटी अवेलेबल होगी, डोंट थिंक आउट कि इसमें वर्किंग नोट जो है वहां पर कर लूं और सीधा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वहां पर बना दूं। नो, यू हैव टू शो योर वर्किंग नोट्स इन योर क्वेश्चन, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो गाइज, इस्टेब्लिशिंग द ग्रुप स्ट्रक्चर, हमारा जो वर्किंग नोट नंबर 1 होता है दैट इज अ ग्रुप स्ट्रक्चर। इसमें और कुछ नहीं करना होता, आपने शो करना होता है कि पी कंपनी ने एस कंपनी को कितना अक्वायर किया। दैट मीन्स हो सकता है मैंने आपको 100% एक्वायर किया है, और हो सकता है लेस देन 100%, बट मोर देन 50%, बिकॉज दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन। केएस की कंट्रोल तभी आएगा। सो मोर देन 50% जो है मैंने अक्वायर किया है, एंड लेस देन 100%, तो इसके बीच की कोई भी परसेंटेज आ सकती है। सो जितना भी अक्वायर किया है, से 80% अक्वायर की है। एंड किस दिन अक्वायर किया है, डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज की हमें पता होना चाहिए कि किस दिन से हमें कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स या कंसोलिडेटेड बैलेंसेस जो है इंक्लूड करने हैं, जैसे कि रिटेन अर्निंग की है, राइट। सो हाउ मच ऑफ द सब्सिडी इज ओड बाय द कंपनी एंड हाउ लॉन्ग पी हैज अ कंट्रोल ओवर एस। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कि 2 साल पहले आपको अक्वायर किया गया था, तो 2 years अगो करके आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये समय ये यूज करना है, शो करना है। सो गाइस, अगर ऐसा भी हो सकता है कि देखो अब आप कहोगे कि 100% एक्वायर किया और 80% एक्वायर किया, सो इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस पड़ेगा। अगर मैंने सब्सिडरी कंपनी को 100% एक्वायर किया है, तो उस केस में आई विल नॉट बी हैविंग एनी पॉइंट ऑफ एनसीआई। मेरे पास एनसीआई यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स नहीं होंगे। बट येस, इफ दैट इज लेस देन 100%, एंड ऑब्वियसली हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स होंगे। वो क्या होते हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में मेंशन भी किया था, बट आई एम रिपीटिंग अगेन, कि नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास लेस वोटिंग पावर होती है। जो बचे कुचे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि हमारे पास नहीं, नॉर्मल जो होते हैं वो कंपनी के, दे आर द एनसीआईज। देन नेक्स्ट इज वर्किंग नोट नंबर 2, नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब ये वर्किंग नोट क्या कहता है, नेट एसेट, वी नो दैट की शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग आर द पार्ट ऑफ आवर नेट एसेट। तो मुझे क्या करना है, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड पोस्ट एक्विजिशन, मतलब कि एक्विजिशन करने के बाद वाले नेट एसेट बताने हैं। सो शेयर कैपिटल 99.999% केस में ये सेम ही होगा। आपके लेवल में, एसबीआई लेवल में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट यस, हमारा शेयर कैपिटल जो है ये फिगर हमेशा सेम रहेगी, इसलिए हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन में कोई फिगर नहीं आएगी, बैलेंस विल बी जीरो। अब रिजर्व जो है ये भी ऑलमोस्ट, शेयर प्रीमियम जो होता है ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट फिर भी हमें ध्यान रखना है इसका, दैट दे आर सेम। रिटेन अर्निंग, यहाँ पर आती है चेंजेस गाइस, ये जस्ट बेसिक है आपके पास। आगे इसमें भी आपके पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के रिगार्डिंगली आती हैं वर्किंग नोट नंबर 2 में, वो हम आगे लेटर ऑन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग क्या है हमारी, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, एट द डेट ऑफ रिपोर्टिंग, एंड इन दोनों का डिफरेंस विल बी माय पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का। एंड रीवैल्यूएशन सरप्लस, दैट यू गाइस नो, दैट इज अनरियलाइज्ड गेन्स, वो भी मेरा, इन दोनों का डिफरेंस विल बी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। सो अब ये जो बैलेंस होता है गाइस, एंड ये जो बैलेंस है, दीज टू बैलेंस आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, बिकॉज अब ये जो बैलेंस है ना, एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 3 यानी कि गुडविल की कैलकुलेशन में यूज होगा, राइट। So ये working note shows the value of SK net asset at the various point in times, giving the approximation at the fair value of S. The first column will show the fair value of net asset at acquisition used to calculate the goodwill. इसको हम goodwill की calculation के लिए यूज करते हैं। जो सेकंड का कॉलम है वो क्या शो करता है, एट द ईयर एंड में मेरे नेट एसेट कितने हैं वो। और फाइनल कॉलम क्या शो करता है, पोस्ट एक्विजिशन की मूवमेंट इन नेट एसेट। ये मूवमेंट को क्या होगी, वर्किंग नोट नंबर 4 एंड वर्किंग नोट नंबर 5 में डिवाइड होगी एनसीआई की रिटेन अर्निंग में एंड ग्रुप की रिटेन अर्निंग में, ये कल को डिवाइड होगा, ठीक। सो now if there is a post acquisition revaluation surplus, the group share of post acquisition revaluation surplus would be the part of revaluation surplus and not taken to the retained earning. कुछ नहीं है, ये जस्ट ये कह रहे हैं कि इसके अगर हमारे पास पोस्ट एक्विजिशन
रिवैल्यूएशन सरप्लस है हमारे पास, तो ग्रुप का शेयर जो है वो हमारे ग्रुप के रिवैल्यूएशन में जाएगा, एंड दैट वोंट बी चार्ज टू द रिटेन अर्निंग। ऑब्वियसली वी नो दैट, क्योंकि रिटेन अर्निंग में हमारे रियलाइज्ड गेन जाते हैं, अनरियलाइज नहीं जाते हैं, एंड ये हमारा अनरियलाइज्ड गेन है, इसलिए ये उसमें इंक्लूड नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन विद द वर्किंग नोट नंबर 3, गुडविल की कैलकुलेशन। गुडविल में क्या क्या आएगा? अब देखो गाइस, गुडविल की कैलकुलेशन कब आती है? देखो, आपकी वर्थ 100 रुपीज की थी एंड मैं आपको 100 की बदले 120 रुपीज पे कर रही हूँ। सो दैट मीन्स यू हैव समथिंग स्पेशल, कुछ ऐसा है जिसके कारण मैं आपको ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो गई, राइट? सो इसके लिए अब देखो, आपका टोटल वर्थ मुझे देखना पड़ेगा, यानी कि आपके सारे एसेट, 100% एसेट लायबिलिटी मुझे कंसीडर करने पड़ेंगे। सो अगर किस सिनारियो में, अगर पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को 100% से कम अक्वायर किया है, दैट मीन्स कि उस वाले सिनारियो में हमारे पास एनसीआई का पोर्शन भी होगा। सो दैट मीन्स सपोज करो अगर मैंने आपका 80% अक्वायर किया है, सो दैट मीन्स पेरेंट होल्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू, की आपकी फेयर वैल्यू, आपकी जितना भी मैंने अक्वायर किया उसकी फेयर वैल्यूएशन कितनी थी, एंड एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले जो शेयर होल्डर थे, यानी कि बचे कुछ जो 20% शेयर होल्डर होंगे, उनकी फेयर वैल्यू जो है वो मुझे देखनी पड़ेगी। ये गाइस गिवन भी हो सकती है और आपको कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकती है, और उसको कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, फेयर वैल्यू मेथड एंड प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड। एंड प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मैथड, वो मैथड क्या है अभी हम कवर अप करेंगे। सो ये क्या हो गया, यानी कि एक्विजिशन के टाइम पे आपकी वर्थ कितनी थी, एंड देन जो हमने वर्किंग नोट 2 में एक्विजिशन की नेट एसेट की वर्थ निकाली थी, वो उसमें से लेस कर देंगे, हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल की। yes, आपकी वर्थ इतनी थी, आपका मैंने इतनी की इन्वेस्टमेंट की, एंड देन आपकी वैसे नेट एसेट की वैल्यूएशन इतनी थी, दोनों का डिफरेंस दैट विल बी आवर गुडविल। अब हमारे एक्वायर करने के बाद आपके एसेट की वर्थ अगर कम हो गई, दैट मीन्स कोई भी डिक्लाइन हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उस डिक्लाइन को, वैल्यू की डिक्लाइन को इम्पेयरमेंट बोलते हैं। तो वो इम्पेयरमेंट हमारा लेस हो जाएगा, एंड देन हमारी गुडविल आ जाएगी जो कि मेरी बैलेंस शीट में शो होगी, राइट? सो दैट विल बी अंडर नॉन करंट एसेट के अंदर ये गुडविल जो है शो होगी। गाइस, ये इम्पेयरमेंट हर क्वेश्चन में हो दैट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर हो तो हम इसको ऐसे लेस कर देंगे, एंड देन इसका ट्रीटमेंट हम आगे भी करेंगे, हमारी एनसीआई की कैलकुलेशन में भी इसको शेयर अप करेंगे। सो देन मूविंग ऑन विद आवर नेक्स्ट वर्किंग नोट, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 4, जो कि होता है हमारा एनसीआई का, दैट मीन्स नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। उससे पहले हमारे पास गाइस जो है, आ, हमने अभी बात की थी एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर एक्विजिशन के टाइम पे एनसीआई गिवन है, वेरी गुड, बट अगर नहीं गिवन तो कोई बात नहीं, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के भी एज आई टोल्ड यू कि दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है फेयर वैल्यूएशन मेथड और दूसरा क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एनसीआई की वैल्यू अगर मैं फेयर वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर रही हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना कि यस आपके पास एनसीआई वालों ने कितने शेयर अक्वायर किए हैं, तो नंबर ऑफ शेयर एनसीआई ओन, तो ठीक है कि अगर सपोज करो 2000 शेयर्स ओन किए हैं इनटू सब्सिडरी के शेयर का प्राइस, क्योंकि एनसीआई वाले कौन है, जिन्होंने सब्सिडरी के शेयर्स अक्वायर किए हुए हैं, जो बचे कुचे लोग हैं। सो वो बचे कुचे लोग कितने हैं, सपोज करो 2000 है, टोटल 10,000 शेयर्स थे, ठीक, 10,000 में से 8,000 मेरे हैं, पेरेंट के हैं, एंड बचे कुचे कौन से हो गए, 2000 शेयर होल्डर्स। तो आज की डेट में सब्सिडरी के शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 10 रुपीज चल रहा है, दैट मीन्स कि एनसीआई की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 हो गई, राइट? सो अब नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट हो गया मेरा फेयर वैल्यूएशन मेथड, और दूसरा दूसरा क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड। क्वेश्चन मुझे बताएगा मुझे कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। सो फेयर वैल्यू मेथड के बाद अब हमारा है प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी निकाली थी, राइट? सो वो उसी का मुझे क्या करना है, जितना परसेंट, सपोज आई हैव एक्वायर्ड यू 25%, तो जितने भी टोटल आपकी वैल्यू थे उसका 25% एनसीआई वालों का है, ठीक? जस्ट इनफ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये। सो गाइज, एक बात का ध्यान रखना, अगर मेरी गुडविल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव गुडविल मतलब कि मैंने आपको ज्यादा पैसे दिए हैं, राइट? सो दैट मीन्स कि उसको मैं करूंगी नॉन करंट एसेट की तरह ट्रीट करूंगी अपनी बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एंड अगर मेरी गुडविल नेगेटिव है,
दैट मीन्स कि आपकी वर्थ 100 की थी एंड आई एम पेइंग यू 80 रुपीज। तो दैट मीन्स अब देखो हम कभी कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, कम देंगे, कम, हमने थोड़ा सा रेट कम करो, थोड़ा सा रेट कम करो, राइट। सो दैट मीन्स कि उसकी वर्थ कम थी बट हमने क्या किया, बार्गेन किया। सो नेगेटिव गुडविल अगर आ जाए तो पहले तो चेक करना है कि हमसे कोई क्लरिकल मिस्टेक तो नहीं हुई, बट अगर फिर भी आपने चेक किया एंड दैट इज नेगेटिव, दैट मीन्स कि उसको हम क्या बोलते हैं, बार्गेन परचेज। सो इस चीज से डरना नहीं है कि आपकी गुडविल जो है नेगेटिव आ गई है। देन वी हैव आवर वर्किंग नोट नंबर 4, एनसीआई। अब ये एनसीआई कौन सा है, आप कहोगे एनसीआई तो ऊपर भी था, ये क्या है, एनसीआई मेरा जो बैलेंस शीट में शो करना है हमने। सो इसके लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्विजिशन के टाइम पे मेरे एनसीआई कितने थे, ये क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, नहीं गिवन तो हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में जो है कैलकुलेट किया होगा, दोनों में से किसी एक मेथड से, राइट। ये तो हो गया स्टार्टिंग का। देन उसके बाद एनसीआई शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। अब हमने गाइस वर्किंग नोट 2 में हमारे पास 3 कॉलम थे, डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड पोस्ट, ठीक। तो पोस्ट का जो ये पोर्शन था, ये मैंने आपको बोला था कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक पार्ट कौन सा है, हमारा एनसीआई वालों का, एक पार्ट कौन सा है, ग्रुप का। ग्रुप का मतलब पेरेंट का जो शेयर था। सो दैट मीन्स ये सपोज करो 5000 आ गया। सो 5000 का अगर 20% मेरे पास है तो 5000 का 20% मैं यहाँ पर कर दूंगी एनसीआई वाले शेयर होल्डर्स में। सो एनसीआई का शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग एंड एनसीआई शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट। हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में लिखा था इम्पेयरमेंट गुडविल में लेस की थी, राइट। सो अगर गुडविल गिवन है और हम फेयर वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं तब ही सिर्फ एनसीआई जो है लेस होगा, अदरवाइज अगर प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड कर रहे हैं तो हमारा इम्पेयरमेंट एनसीआई में से लेस नहीं होगा गाइस। सो इम्पेयरमेंट हम लेस करेंगे एंड एनसीआई हमारी कौन सी आ जाएगी, जो कि हमने बैलेंस शीट में शो करनी है। बैलेंस शीट में कहाँ पर शो करनी है, हमारी इक्विटी साइड, लायबिलिटी साइड में शो करनी है, इक्विटी के नीचे, राइट। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग मतलब कि पेरेंट की भी बात हो रही है और सब्सिडरी की भी बात हो रही है। सो अब ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग के लिए पी की रिटेन्ड अर्निंग तो पूरी की पूरी, क्योंकि ग्रुप में पी तो सारा साल ही रहा होगा, राइट। पी का शेयर ऑफ एस पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग की एस, की एस का कितना टाइम पीरियड पी ने रखा, राइट। सो उसमें क्या होगा, वो हम ऐड कर देंगे। एंड देन पी शेयर ऑफ इम्पेयरमेंट, अगर पी की कोई भी इम्पेयरमेंट आई है, हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में गुडविल की इम्पेयरमेंट लेस की थी, तो ये कोई सा भी मेथड हो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में, तो इम्पेयरमेंट तो आएगी ही आएगी पी के शेयर की, राइट। एंड गेन ऑन बार्गेन परचेज है तो वो ऑब्वियसली हम ऐड कर देंगे, ठीक। एंड ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग हमारी आ जाएगी एंड ये हम कहाँ पर शो करते हैं, बैलेंस शीट में इक्विटी साइड में। सो दैट मीन्स कि ये क्या है, पेरेंट के शेयर होल्डर्स की जो है रिटेन अर्निंग है वो शो करता है। अब गाइस मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक से ज्यादा हमारे पास सब्सिडरी होंगी तो हमारा सेम ट्रीटमेंट चलेगा, बट यस हमें क्या करना है, वर्किंग नोट नंबर 2, 3, 4 जो है अलग से बनाने पड़ेंगे, 5 नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 किससे रिलेट करता है, ग्रुप से रिलेट करता है, एंड फर्स्ट भी है किससे रिलेट करता है, ग्रुप से रिलेट करता है। सो बाकी बाकी सारे वर्किंग नोट जो है हमें इंडिविजुअली हर एक सब्सिडरी के अलग से बनाने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास गुडविल, कि गुडविल ऑन एक्विजिशन की अगर मैं बात करें, अब देखो हमने एग्जांपल 1 की थी तो उसमें आपने देखा था गुडविल नहीं लिखा था मैंने, और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मेरी जो नेट एसेट की वर्थ है और कॉस्ट ऑफ शेयर है दोनों सेम है, इसलिए जितने का था उतने का ही परचेज करके जा रहे हैं, इसलिए इस वाले सिनारियो में गुडविल नहीं आ रही है। बट ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली हम थोड़ा कम ज्यादा में बार्गेन करके या फिर ज्यादा पे करके जो है acquire करते हैं। So the value of a company will normally exceed the value of the net asset. The difference is the goodwill. The goodwill represent the asset not shown in the statement of financial position of the acquired company, such as the reputation of business. तो बेसिकली गुडविल क्या शो करता है, देखो हमने पहले भी बहुत सारे कंसेप्ट में पढ़ा हुआ है कि हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है शो नहीं करते हैं, बट यस हम परचेज गुडविल शो करते हैं। सो गुडविल क्या दिखाती है कि यस, की जो चीजें हमने बैलेंस शीट में नॉर्मली नहीं दिखाई होती, आपकी रेपुटेशन, राइट। सो रेपुटेशन जो है पहले नहीं दिखाई गई, बट यस आपको अक्वायर किया, एक्वायर करने के कारण जो है आपकी वर्थ पता चली हमें, एंड दैट वी विल बी शोइंग इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अब गुडविल जब भी एक्विजिशन के टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि यस कितनी सब्सिडरी की वैल्यू थी एंड देन कितने में मैंने अक्वायर किया, ठीक। सो अगर 100% अक्वायर की गई है तो कॉस्ट इन ऑफ इन्वेस्टमेंट और वैल्यू ऑफ सब्सिडरी सेम होगी, राइट। एंड देन
लेस कर देंगे नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी और हमारी गुडविल आ जाएगी। बट अगर मैंने आपको 100% से कम अक्वायर किया है, दैट मीन्स आई विल बी हैविंग सम पोर्शन ऑफ एनसीआई। तो जब भी मेरे को गुडविल कैलकुलेट करनी है तो मेरे पास दो पार्ट्स आ जाएंगे। एक क्या आएगा, वैल्यू ऑफ द अक्वायर्ड बाय द पेरेंट, यानी कि 80% 70% जितना भी मैंने अक्वायर किया, और वो वाला पार्ट जो मैंने आपको अक्वायर नहीं किया, जैसे कि 20% और 30% जितना भी, ये कौन से थे हमारे एनसीआई वाले, राइट। सो एनसीआई का पार्ट, ये दोनों पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। सो अब गुडविल को कैलकुलेट करने की भी हमारे दो मेथड्स होते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। सो बेसिकली क्या होगा, प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट्रीब्यूट टू पेरेंट ओनली, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ टोटल नेट एसेट का प्रोपोर्शन कर देते हैं कि इस पेरेंट के हिस्से में कौन सा आ रहा है। while द फेयर वैल्यू मेथड कैलकुलेट द गुडविल एट्रीब्यूटेड टू बोथ पेरेंट एंड एनसीआई। तो फेयर वैल्यू मेथड में हमारे पास पेरेंट और एनसीआई दोनों आता है। सो इसीलिए इसी रीजन के कारण हम क्या करते हैं कि इम्पेयरमेंट जो है लेस जब भी हम करते हैं सिर्फ फेयर वैल्यू मेथड में करते हैं, एनसीआई में प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड में नहीं करते हैं। सो गाइस, ये था अभी तक का वर्किंग नोट्स, एंड मेक इट श्योर यू हैव टू मेमोराइज वर्किंग नोट बाय हार्ट। बिकॉज कई बार क्या होता है, आपको किसी टॉपिक के ऊपर शॉर्ट पोर्शन भी आ जाता है। कंसोलिडेशन गाइस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये नॉर्मली जो है सेक्शन सी में टेस्ट किया जाता है, बट कभी कभार क्या होता है सेक्शन बी में हमारे पास केस बेस्ड, जो कंस्ट्रक्टिव केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें सेक्शन वाइज भी टॉपिक वाइज भी कुछ कुछ पूछ लिया जाता है, एनसीए की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू। सो उसके लिए क्या चाहिए आपको, वर्किंग नोट्स है, क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एसबीआर के व्यू पॉइंट से भी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन। सो अब देखो, जो आईएफआरएस 3 है ना, ये सारे बिजनेस कॉम्बिनेशन को देखता है एक्सेप्ट फॉर जॉइंट वेंचर एंड नंबर ऑफ अनयूजुअल अरेंजमेंट नॉट इंक्लूडेड इन द एफआर। तो देखो, ज्वाइंट एग्रीमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, ज्वाइंट वेंचर नहीं है, सो इसलिए अब वो नहीं करेंगे हम। ठीक है। गुडविल इज एन एसेट representing the future economic benefit arising from other asset acquired in the business combination that are not individually identified and separately recognized। तो गुडविल क्या है, कुछ भी नहीं है, एक एसेट है हमारा, हमें पता है हम इससे क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला होगा। सपोज करो आई एम रनिंग इन माई ओन इंस्टीट्यूट, राइट। सो कल को कोई पर्सन आता है, आप में से कोई आता है, एंड दैट पर्सन इज ट्राइंग कि मैम मुझे जो है आपका बिजनेस एक्वायर करना है। आप बूढ़े हो गए, राइट, कल को कोई मुझे ऐसे बोले आज से 20 साल बाद। सो उन्होंने मेरा बिजनेस एक्वायर करना है नॉलेज प्लैनेट का, एंड मैन उनको पता है कि इनका बिजनेस एक्वायर करेंगे तो इनके बिजनेस से इनके नेम की वर्थ है, बिकॉज पीपल नो देम फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, राइट। सो उसके कारण उनके जो क्लाइंट्स आपके क्लाइंट्स हो जाएंगे, एंड उस क्लाइंट के कारण आपको जो है फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, आपकी इनकम जनरेट होने वाली है, एंड दैट थिंग यू कांट इंडिविजुअली शो इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ये क्या हो गया, आपकी गुडविल होगी। सो उसी चीज के कारण आप मुझे जो है वर्थ ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन के पास जाते तो। सो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेस ऑफ द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड एंड द अमाउंट ऑफ एनी एनसीआई ओवर द नेट एसेट आइडेंटिफाइड एक्वायर्ड एंड लायबिलिटी अज्यूम ऑन द एक्विजिशन डेट। सो जितनी भी आपने कंसिडरेशन ट्रांसफर की मुझे, प्लस कोई एनसीआई वाले पोर्शन वाले थे अगर हैं, 100% से कम अक्वायर किया गया है, और डिफरेंस किसके साथ, उसके एसेट्स और लायबिलिटी का जो नेट एसेट का डिफरेंस होता है उसके साथ। गुडविल का ट्रीटमेंट हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखो, अगर मेरी गुडविल पॉजिटिव है तो हम उसको क्या करते हैं, इंटेंजिबल एसेट है गुडविल मेरा, राइट, तो मैं उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा देती हूँ। एंड देन एक बार हमने गुडविल का ये स्टैंडर्ड भी किया हुआ है, तो गुडविल हमारी अब से क्या बन गई, ये हमारी सेल्फ जनरेटेड बन गई। पहले परचेज किया, बाद में क्या होगा, उसको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है। एंड गुडविल का अमोर्टाइजेशन नहीं होता है, हमें आईएफआरएस ने परमिशन नहीं दी हुई है, ये हमने गुडविल के स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है, अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट के स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। अब impairment of positive goodwill. If the goodwill is considered to have been impaired during the post acquisition period, this must reflect the group financial statement। तो देखो, एक्विजिशन होने के बाद का पीरियड क्या होता है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, राइट। तो अगर वो इम्पेयरमेंट हुआ, दैट मीन्स कि गुडविल की वैल्यू में डिक्लाइन हुआ है, तो मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू वर्थ दिखानी पड़ेगी और ये सिचुएशन दिखानी पड़ेगी। So accounting for impairment differed according to the policy followed to the value NCI reflecting the ownership of the goodwill। तो proportion of net asset अगर मेथड होगा, ठीक है, तो proportion of net asset मेथड है, तो यानी कि हमने गुडविल सिर्फ
सिर्फ ग्रुप की ही निकाली है, पेरेंट के शेयर की निकाली है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप के रिजर्व को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, गुडविल। गुडविल क्या होता है, हमारा एसेट जिसका नॉर्मली बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अगर कोई चीज मुझे कम करनी है डेबिट साइड की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, एंड इसका सेटअप कहाँ से होगा, ग्रुप के रिजर्व्स में से होगा। और अगर मैं फेयर वैल्यू मेथड अडॉप्ट करूं, राइट, तो गुडविल तो क्रेडिट होनी ही है, बिकॉज मैं उसको कम कर रही हूँ, नॉर्मली बैलेंस डेबिट है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट रूल चलेगा। एंड देन फिर मैं क्या करूंगी, डेबिट ग्रुप रिजर्व और डेबिट एनसीआई, बिकॉज एनसीआई और वो, क्योंकि हमने फेयर वैल्यू मेथड अडॉप्ट की है, तो दोनों की वैल्यूएशन उसमें आएगी। सो वर्किंग नोट नंबर 4 और वर्किंग नोट नंबर 5 दोनों में ही उसकी एडजस्टमेंट होगी इम्पेयरमेंट के केस में। सो इसीलिए हमने उसमें लेस किया था पीछे जो हमारा वर्किंग नोट था, क्योंकि जब हम फेयर वैल्यू मेथड अडॉप्ट करते हैं तो गुडविल की वैल्यूएशन में हम एनसीआई का भी शेयर कंसीडर करते हैं, बट प्रोपोर्शन ऑफ नेट एसेट मेथड है तो हम इंडिविजुअली अपने अपने ही बैलेंस जो है वो देखते हैं। अब बात आती है नेगेटिव गुडविल की, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब नेगेटिव गुडविल के अब कब आएगी, दैट मीन्स कि मैंने आपको कम पैसे दिए, आपकी वर्थ ज्यादा थी, राइट। सो व्हेन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस एंड द वैल्यू ऑफ द एसेट परचेज, तो देखो आपके एसेट ज्यादा परचेज की और इन्वेस्टमेंट हमने क्या की, कम की। सो IFRS 3 डज नॉट रेफर टू नेगेटिव गुडविल, रेफर टू एज बार्गेन परचेज, तो इज अ कॉमनली यूज टर्म। तो देखो हम इसको क्या करते हैं, बार्गेन परचेज के नेम से बोलते हैं। The most common likely reason for negative goodwill is the misstatement of fair value of asset and liability. The standard therefore require that the goodwill calculation is reviewed to ensure that the correct fair value have been included. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यस, पहले एक बार तो जरूर हमें रिव्यू करना है कि यस हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी गुडविल की के लिए। बट यस, गुडविल अगर नेगेटिव आ भी सकती है, कुछ कमर्शियल रीजन के कारण भी आ सकती है कि यस कि मेरी रेपुटेशन खराब है, इसीलिए कोई पर्सन मुझे एक्वायर नहीं कर रहा था एंड दे पेड मी लेस, राइट, ट्रेडिंग प्रॉब्लम रिलेटेड है। जब हमने देख लिया कि यस नेगेटिव गुडविल है, तो आफ्टर द रिव्यू ऑफ द फेयर वैल्यू एनी नेगेटिव गुडविल रिमेनिंग इज क्रेडिटेड डायरेक्टेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L और रिटेन अर्निंग इफ वी आर ओनली कंसिडरिंग द स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन। तो बेसिकली क्या होगा, अगर एक बार मेरी नेगेटिव गुडविल आ गई है तो ये कहाँ होगी, P&L में क्रेडिट हो जाएगी या फिर रिटेन अर्निंग में जो है चली जाएगी। अब ये तो हो गया नेगेटिव गुडविल तक की बात। अब गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है, हम प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व की बात करेंगे। Thus, pre and post acquisition reserves are the reserves which exist in the subsidiary at the date when the subsidiary is acquired. तो देखो प्री मतलब नाम से पता चला है कि एक्विजिशन से पहले वाले, तो ये क्या होंगे, कैपिटलाइज कर दिए जाएंगे जिस दिन हम अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, गुडविल की कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हुए। अब पोस्ट एक्विजिशन मतलब क्या है कि यस कि अब एक्विजिशन हो चुकी है उसके बाद के रिजर्व। सो कहते हैं ये कल को क्या होते हैं, अपोर्शन होते हैं, जैसे कि हमने वर्किंग नोट्स में देखा भी था, एनसीआई वालों में और ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज अब इसके बाद क्या है, दोनों कंपनीज हमारा पार्ट बन चुकी हैं, तो दोनों कंपनीज में डिवाइड होगा। देन उसके बाद हमारा है ग्रुप रिजर्व। ग्रुप रिजर्व यानी कि पेरेंट एंड सब्सिडरी दोनों के रिजर्व की बात होगी। सो व्हेन लुकिंग एट द पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ एस, द डिडक्शन मस्ट बी मेड विद द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिटेन अर्निंग एंड पोस्ट एक्विजिशन रिवैल्यूएशन गेन इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये पॉइंट क्या लिखा गया गाइस, कि देखो जब कभी भी मुझे पोस्ट एक्विजिशन की बात करनी है, मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस भी है और रिटेन्ड अर्निंग भी है, तो मुझे दोनों का डिफरेंशिएशन लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होता है, रीवैल्यूएट गेन कौन से होते हैं, अनरियलाइज्ड गेन, तो वो हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसीलिए उसको मैं रिटेन्ड अर्निंग में ऐसे नहीं डाल सकती, राइट। So, PE shares of post-acquisition profit is included in the group retained earning in the statement of financial position with any share of S post-acquisition revaluation surplus added to the group revaluation surplus in the consolidated statement of financial position. तो वो उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ पर जाएगा, दोनों की रिवैल्यूएशन सरप्लस से ऐड होगा, रिटेन अर्निंग से ऐड होगा, बिकॉज रिवैल्यूएशन सरप्लस जो होता है हमारा अनरियलाइज्ड गेन होता है। देन एनसीआई, for NCI, no distinction is necessary on the statement of financial position between post-acquisition and revaluation gain as we simply recognize NCI. तो एनसीआई में मुझे ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस या कुछ, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एनसीआई का शेयर ही टोटल देख रहे हैं।
सो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग के केस में मुझे वो चीज ध्यान पे रखनी है, एंड दैट थिंग वी विल बी कंसीडरिंग प्रैक्टिकली, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अब एनसीआई, एनसीआई क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर पी ने एस को लेस देन 100% एक्वायर किया, दैट मीन्स जो वो बचे हुए शेयर होल्डर्स होंगे, रिमेनिंग शेयर होल्डर्स होंगे, दे वर बी आर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स, बट यस कंट्रोल फिर भी रहेगा अगर 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। सो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, एस पी कंट्रोल एस इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सारे नेट एसेट एस के दिखाना होता है क्योंकि कंट्रोल दिखाना होता है, and show the net asset of S belonging to NCI within equity section of the consolidated statement of financial position। तो हम क्या करते हैं, S के नेट एसेट दिखाने के लिए क्या करते हैं, एनसीआई वाले के लिए इक्विटी के अंदर हम एनसीआई का शेयर जो है नॉर्मली दिखा देते हैं। गाइस अब जो है मैं TYU 1 जो है वो सॉल्व कराऊंगी, इससे आपको जो है ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन किया कैसे जाता है, एंड उसके बाद एक बार जो है रिवाइज करना। TYU 2 विल बी योर होमवर्क, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर अप करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यही चैप्टर जो है आगे सभी चीजों का बेस है, सो मेक इट श्योर टू रिवाइज दिस चैप्टर वेल। ओके, सो गाइस TYU 1 हमें क्या कहती है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैव बीन प्रिपेयर्ड एट 31 दिसंबर 2008। डी और जे मेरी दो कंपनीज हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट PPE है, इन्वेस्टमेंट शेयर इन जे, ठीक है, तो पता चल गया हमें कि डी कंपनीज इज द पेरेंट कंपनी। करंट एसेट शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम रिटेन अर्निंग करंट लायबिलिटी। क्या बोल रहे हैं कि डी ने अक्वायर किया 16,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 शेयर्स इन जे ऑन 1 जनवरी 2008। मैंने कब बनानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ डी एट 31 दिसंबर 2008, यानी कि मैंने साल की स्टार्टिंग में अक्वायर किया एंड साल के एंड की मुझे यानी कि पूरे साल के बाद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। मैंने कितने शेयर्स अक्वायर किए, 16,000 शेयर्स। ध्यान से देखो गाइस, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जे के, 20,000 शेयर्स, सो दैट मीन्स कि मैंने लेस देन 100% शेयर होल्डिंग अक्वायर की है। अगर आपको परसेंटेज नहीं गिवन तो कैन यू कैलकुलेट दैट, यस वी कैन कैलकुलेट दैट कि मैंने आपकी कंपनी के 16,000 एक्वायर किए, टोटल कितने थे, 20,000 शेयर्स थे, इनटू 100। सो इससे हमारा क्या निकला है, 80% शेयर जो है मैंने आपकी कंपनी के अक्वायर किए, ठीक। अब कब बोला गया है? उस दिन की रिटेन अर्निंग कितनी थी, 20,000 थी, यानी कि रिटेन अर्निंग at the date of acquisition, right? And its share premium was 10,000। हमारा शेयर प्रीमियम भी बताया हुआ है एक्विजिशन के डेट का, right? On this date, the fair value of 20% NCI in J was 12,500। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन की एनसीआई भी गिवन है। वी गाइस आर वेरी लकी कि मुझे एनसीआई का दोबारा से एक्विजिशन पे कैलकुलेट नहीं करना। सो डी यूजेस द फेयर वैल्यू मेथड ऑफ एनसीआई, मुझे बोला गया है कि मैं क्या यूज करती हूँ, फेयर वैल्यू मेथड ऑफ एनसीआई जो है यूज करती हूँ। एंड मुझे क्या करना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, बहुत ही इजी। तो गाइज मैं सजेस्ट करूंगी, कभी भी कंसोलिडेशन का क्वेश्चन करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन स्टार्ट ही कहाँ से करो, वर्किंग नोट से करो, ठीक। वर्किंग नोट हमारा क्या था, ग्रुप स्ट्रक्चर फर्स्ट, ठीक है, पी ने अक्वायर किया एस को, कब किया, 1 जन को, 08 को, कितना परसेंट एक्वायर किया, 80%, राइट। वर्किंग नोट 2 हमारा नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, राइट। देन डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ रिपोर्टिंग एंड पोस्ट। अब नेट एसेट में सबसे पहले शेयर कैपिटल, देन शेयर प्रीमियम एंड रिटेन अर्निंग, ये तीन हेड्स है हमारे पास। अब गाइस मुझे एक बात बताओ, शेयर कैपिटल कितना आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि यस हमने 16,000 शेयर एक्वायर किया तो 16,000 ही लिख देते हैं, नो। हमारा वर्किंग नोट का नेम क्या है कि नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, तो मुझे सब्सिडरी के जितने भी नेट एसेट है वो बताने हैं, राइट। तो यानी कि टोटल कितने थे, शेयर कैपिटल 20,000, ये भी 20,000 था, पोस्ट में कोई नहीं है। शेयर प्रीमियम 10,000 था, ये भी 10,000 था, कोई चेंज नहीं है। रिटेन अर्निंग देखो मेरे पास एक्विजिशन की डेट की कितनी है, 20,000 है, राइट।
रिपोर्टिंग की डेट की 25,000 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 5,000। और कोई इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल नहीं है, दोनों का डिफरेंस 5,000 एंड देन दैट विल बी 55,000 एंड दैट विल बी 50,000। ये कहाँ पर यूज होगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 3 में। एंड ये क्या होगा, कल को डिवाइड होगा वर्किंग नोट नंबर 4 में एंड वर्किंग नोट नंबर 5 में। ठीक, एनसीआई में एंड ग्रुप की रेशियो में। देन वर्किंग नोट नंबर 4 क्या था हमारा, एनसीआई, राइट। एनसीआई के लिए एनसीआई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, राइट, हमें हमारे क्वेश्चन में गिवन था 12,500। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीआई का शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, राइट, कितना है 5,000 हमारा टोटल था, एनसीआई हमारे कितने थे 20% थे। ठीक, तो 20% कितना आ जाएगा हमारा दोनों का टोटल। ओ मैं सीधा वर्किंग नोट नंबर 4 पे ही आ गई। सो नो वरीज, वर्किंग नोट 4 हम पहले बना लेंगे एंड हमारा जो है वर्किंग नोट नंबर 3 में नीचे यहाँ पर कवर कर देती हूँ गुडविल। ओके, सो गुडविल हमारा क्या है, गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, पेरेंट ने कितनी इन्वेस्टमेंट की हमारे पास गिवन थी 60,000 की, राइट, पेरेंट की होल्डिंग। ठीक, एनसीआई का शेयर, पेरेंट का होल्डिंग कितना है 80%, एनसीआई कितना है 20%। एनसीआई हमें जो है गिवन है 12,500, राइट, दोनों का टोटल कितना होगा 72,500। देन फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड लेस करेंगे, राइट, हमें इम्पेयरमेंट रिगार्डिंगली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कितनी है ये 50,000। टोटल कितना आ गया मेरा ये 22,500, राइट, ये होगी हमारी गुडविल। नाउ एनसीआई पोस्ट एक्विजिशन 5,000 इंटू 20%, दैट इज मेरा 1,000, कितना आ गया 13,500। ये हो गया मेरा वर्किंग नंबर 4 एनसीआई, राइट। वर्किंग नोट नंबर 5 हमारा कितना है, इसका है ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। ठीक, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, पेरेंट का सारा, राइट, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग मेरी कितनी है 70,000। खैर जो मैंने आपको इलिस्ट्रेशन कराई थी उसमें मैंने सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग नहीं इंक्लूड की थी, उसका रीजन क्या था, क्योंकि सब्सिडरी लास्ट डे पे एक्वायर की गई थी, बट इस वाले सिनेरियो में सब्सिडरी जो है हमने साल की स्टार्टिंग में ही एक्वायर की गई है, इसलिए हम ये भी इंक्लूड करेंगे। सो ये देखो, ये जो हमारा 5,000 था, इस 5,000 का जो 20% है वो हमारा 1,000 जो है हमारा यहाँ पर एनसीआई में आ गया। बाकी का 80% जो है हमारा वर्किंग नोट नंबर 4 में, यानी कि सब्सिडरी का शेयर जो है 4,000 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि मेरा क्या होगा 74,000 ग्रुप रिटेन अर्निंग। सो गाइज आई एम डिलीटिंग ऑल दिस डेटा। अब आपने इसको शो कैसे करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दोनों का टोटल, राइट, इन्वेस्टमेंट जो है अभी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, राइट, इसके बदले हमारे पास क्या आ जाएगा गुडविल, जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेट किया था। देन करंट एसेट दोनों का टोटल, इक्विटी शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का, शेयर प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का, एंड रिटेन अर्निंग का हमारा जो है वर्किंग नोट नंबर 5 ग्रुप रिटेन अर्निंग का। एंड आपने क्या दिखाना है, एनसीआई वर्किंग नोट नंबर 4 का जो है वो भी यहाँ पर, करंट लायबिलिटीज दोनों का टोटल। सो इससे आपकी जो है बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। गाइस इस क्वेश्चन को पूरा करना, एंड अगर कोई भी डाउट होता है मुझे आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा वर्किंग TYU 2 जो है आपका होमवर्क है, बहुत ही सिंपल है, ट्राई करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड आई विल बी completing नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you guys.